अस्सलामुअलैकुम नियारी। अरे चुप कर भिखारी। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और खतरनाक वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ लुकिज्म की 5 ओपी थियरीज, और वो भी लॉजिकल रीजंस के साथ, क्योंकि एड्स चला के पैसे भी तो छापने हैं। आखिर कब तक कंट्रोवर्सीज के नाम पर व्यूज छापूंगा। नंबर 1, चार्ल्स चोई फेक डेथ। वेल, जिस तरीके का ये बचकाना बुड्ढा रहा है, तो उसकी हरकतों को देखकर सही में उस पर शक भी होता है कि आखिर जो हरामी मानुस खुद के प्लान को साकार करने के लिए खुद की ही बेटी को खत्म करने को तैयार हो जाए, वो खुद को बिल्डिंग से क्यों ही टपकाएगा। और पीटीजे भी कंफ्यूजन वाली फील्डिंग बिठाने में फुल सेट है। आज तक उनकी मानवास में जितने भी लोग बिल्डिंग के टॉप लेवल से सीधा जमीन पे नीचे लैंड किए हैं, तब तो उनमें से किसी का भी थोबड़ा हमको नहीं दिखाया, लेकिन इस बुड्ढे का मरते हुए हंसता हुआ नूरानी चेहरा आज भी डैनियल के साथ साथ अपन लोगों को भी याद है। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आखिर हम लोग जब जानते हैं कि ऊपर से गिरने के बाद आदमी टपक ही जाएगा, तो फिर कंफर्मेशन के लिए उसकी शक्ल क्यों दिखाई गई। एंड इन बाकी के लोगों ने क्या गुनाह किया था कि उनकी छुपाई गई। इट मीन्स दया कुछ तो गड़बड़ है। शायद चार्ल्स चोई खुद ही चाहता था कि लोग उसकी मौत को विटनेस करे, क्योंकि ये कोई उसकी रियल वाली डेथ नहीं थी, बस दुनिया को दिखाने के लिए एक छलावा था। और इस पूरे सेटअप की खास बात ये थी कि इस पूरे षड्यंत्र की भनक उसके अपने जीनियसिस को भी नहीं लगी। अब इसी थियरी के अंदर एक और थियरी आ जाती है कि चार्ल्स चोई ने ग्योलबेक को किडनैप किया था और उससे प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपने थोबड़े की आइडेंटिटी चेंज करवा दी। मतलब उस दिन जो बिल्डिंग से कूदा था वो कोई और बंदा था, और चार्ल्स चोई वहीं से कहीं पतली गली से निकल गया और आज भी जिंदा है। पर मेरा ये मानना है कि इन सारी चीजों की प्लानिंग में और इनको एग्जीक्यूट करने में जेम्स ली काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। सबसे बड़ा पहला रीजन कि इस बंदे ने चारों तरफ एक साथ गेम खेली। वो खुद पहले चार्ल्स चोई से अलग हुआ ताकि उसे चार्ल्स के बाकी एनिमीज के बारे में पता चले, और इसी के साथ साथ उसने डैनियल पार्क को मैनिपुलेट किया। अब रीजन नंबर 2, अब हम लोगों को जब ये विश्वास हो गया कि जेम्स ली चार्ल्स चोई के कंप्लीट अपोजिट है, तब वो धीरे धीरे से अपने वक्त, जज्बात और जिंदगी को बदलने लगा। क्योंकि जब चार्ल्स चोई को गिराने का एक्चुअल टाइम आया, तब वो उन सारे लोगों से अलग हो गया और सेटअप करने लगा अपने फ्यूचर गोल्स को। हमारे सेकंड बॉडी वाले डैनियल पार्क के सामने 2 बॉडीज का राज खुलने ही वाला था, तभी अचानक से वहाँ पर जेम्स ली प्रकट हो गए। फिर उसके और चार्ल्स के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई, जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, बस नीचे से गन ने जेम्स और चार्ल्स को ऑगी स्टाइल पोजीशन में देखा और उसका TUI ट्रिगर हो गया, बिकॉज उसको लगा कि जेम्स ली आराम से चार्ल्स चोई को खत्म कर देगा, क्योंकि गो ने भी तो यही बताया था। पर इसके 1-2 चैप्टर बाद चार्ल्स चोई खुद ही बिल्डिंग से कूद गया, तो जेम्स क्या खड़ा खड़ा उसको क्लासरूम में कुल्फी खिला रहा था? वेल, बिल्कुल नहीं। वेल, इस पूरे पैनल को थोड़ा जूम इन और ब्राइट करने से हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जेम्स चार्ल्स के गले को दबा रहा था, पर उसने उसे तभी नहीं मारा, बिकॉज ये चीज प्लान में थी ही नहीं। ये सारी की सारी बसड़ हो जाने के बाद वो गन के पास से रेड पेपर ले गया और पकड़ा दिया ओजी डैनियल को। मतलब चार्ल्स चोई के अपोजिशन में रहकर उसने इस पूरे छलावे वाले सेटअप में इनडायरेक्टली चार्ल्स की ही हेल्प की है, और अभी करंट लुकिज्म में भी वो वही कर रहा है। और वो कैसे, चलो बताता हूँ। द फाइनल रीजन, वेल, चार्ल्स चोई के टपकने के बाद से ही उसके सारे जीनियसेस सुमड़ी में गायब हो रहे हैं, और जो गायब नहीं होने वाले उनका करंट टाइम पे हंट चल रहा है। क्रिस्टल, ब्योंकिम और कोजी, ये तीनों कम्प्लीटली गायब है। गन पार्क जेल में है और गो का अलायंस जेम्स के साथ है। मतलब एक तरीके से जेम्स गो पर नजर रखे हुए हैं, एंड इसके साथ साथ जेम्स ने यूजिन और जिन्यूंग पार्क का हंट शुरू कर दिया है, एंड दूर कहीं पे टॉमली को भी निपटाने की तैयारियां हो रही है। सही मायनों में चार्ल्स चोई इतना बड़ा मास्टरमाइंड है कि उसने अपने आप को दुनिया के सामने मरता हुआ इसीलिए दिखाया ताकि उसके रियल एनिमीज बाहर आ जाए और फिर वो उनका गेम बजा दे। और लुकिज्म में अभी यही तो चल रहा है। थियरी नंबर 2, द 10th जीनियस ऑफ चार्ल्स चोई। अब सच कहूँ तो ये वाली थियरी अभी पहले बताई गई फर्स्ट नंबर की थियरी से कुछ मायनों में कनेक्टेड है, क्योंकि उस बुड्ढे के 10th जीनियस को भी हमने आज तक लुकिज्म में नहीं देखा। मे बी उस जीनियस की खासियत यही हो, सबसे छुपकर हाइड रहने की, द हिडन जीनियस, जिसके बारे में बाकी सारे जीनियस भी काफी कम चीजें जानते हो, या फिर ना के बराबर। क्या पता वही जीनियस अभी अपने काम में सबसे ज्यादा एक्टिव हो और उसी ने असली वाले चार्ल्स चोई को अपने पास छुपाया हो ना हो वो किसी अलग ही लेवल का मास्टरमाइंड है, और शायद स्टीव हॉन्ग भी डैनियल पार्क को अपनी बातों के थ्रू इसी का हिंट दे रहा था। वेल, अब आप भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आखिर 10th जीनियस किस चीज का जीनियस होगा। अगर हमें उसके बारे में पता भी लगाना है तो हमें माइनर से भी माइनर डिटेल्स पर
ध्यान देना होगा, बिकॉज अभी हमारे पास उसकी इस परछाई वाली इमेज के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये पर्सन जो भी है वो आज तक चार्ल्स चोई के किसी भी जीनियस के साथ कोई भी काम में इन्वॉल्व नहीं हुआ, न इसको आज तक किसी ने मीटिंग में देखा है और ना ही किसी को ग्रीटिंग करते हुए। अगर पीटीजे ग्रेट इवल वाले सस्पेंस को और भी ज्यादा खींचना चाहते हैं तो इस पूरे बखेड़े में ये 10th नंबर का जीनियस कहीं ना कहीं फिट तो होगा ही होगा। लेकिन बात इतनी सिंपल सी भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जेम्स ली खुद भी एक चैप्टर में ये बोल चुका है कि चार्ल्स चोई खुद भी एक जीनियस है जो एविडेंस को मिटाने में काफी ज्यादा माहिर है, यहाँ तक कि वो कुछ चीजों की हेरा फेरी भी कर सकता है। सो अभी के लिए इस पॉइंट का कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता कि आखिर वो 10th जीनियस कौन है, कहाँ पर है और कैसे काम कर रहा है। थियरी नंबर 3, द रियलिटी ऑफ डैनियल पार्क्स मॉम। ये वाली थियरी पिछले कुछ दिनों से मार्केट में काफी ज्यादा फैल रही है। इसके मुताबिक हमें लुकिज्म के अंदर अभी तक जो ओजी डैनियल की मॉम दिखाई गई है वो उसकी असली माँ है ही नहीं। वेल, हमें पिछले कुछ चैप्टर से ये तो पता लगी गया है कि जिनयूंग पार्क शेनहुई पार्क का ब्रदर है, यानी कि डैनियल पार्क का सगा मामा। और हंट फॉर गनार्क की फाइट से पहले मिस किम ने ओजी डैनियल के सामने ये भी रिवील किया था कि तुम्हारी मदर तीनों सिविलियंस में से सबसे बड़ी है, यानी कि जिनयूंग पार्क और शेनहुई पार्क के अलावा उनका एक और सिविलियन था या थी, और डैनियल शायद उसी पर्सन का बेटा है। और डैनियल के रियल पेरेंट्स की ट्रेजिक डेथ होने के बाद शायद से शेनहुई पार्क ने उसे एडॉप्ट कर लिया और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। अब डैनियल के ये जो रियल वाले पेरेंट्स थे उनमें से किसी का रिलेशन यामाजाकीस के साथ था एंड इसी के चलते डैनियल पार्क के अंदर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आई। अब वैसे तो ये थियरी काफी ज्यादा टूटी फूटी है और इस पर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं, बट एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस थियरी से हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या डैनियल की करंट मदर शेनहुई पार्क उससे यही चीजें छुपा रही है। और यही चीज सोचते हुए इसमें एक और सब थियरी ऐड हो जाती है कि डैनियल की मॉम ये अच्छे से जानती है कि उसकी रगों में यामाजाकीस का ब्लड है जो अगर अवेकन हो गया तो अनहोनी हो सकती है। ऊपर से वो पार्क ब्लड लाइन का भी वंशज है, जिससे ये डर और ज्यादा बढ़ जाता है। शुरुआत से ही हमने लुकिज्म में देखा है कि डैनियल की मॉम ने उसे पहले से ही ऐसा गोलू मोलू मोटा ही रखा था। इनफैक्ट उसके मना करने पर भी वो उसे अंडे, चावल, नूडल्स वगैरह ही खिलाती थी ताकि वो अपनी उस डार्क असलियत की तरफ कभी भी ना जाए और भोंदू का भोंदू एक नॉर्मल बच्चा रहे। इस केस को आप थोड़ा थोड़ा क्वेस्टिज्म के गुक्जा यांग से सिमिलर समझ सकते हो। वो भी पैदाइशी यामाजाकी ब्लड लाइन से बिलोंग करता था और उसे भी सेम डैनियल पार्क की ही तरह आधे से भी ज्यादा लाइफ उसकी अपनी ही मॉम ने एक भोंदू बच्चा बनाकर रखा ताकि वो गन की तरह शिरोनी बनने की राह पर ना चला जाए। तो इस वाले एंगल से अगर सोचे तो ये थियरी काफी ज्यादा सेंस बनाती है। बस सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर शेंगचोल पार्क की फैमिली को कैसे पता नहीं चला कि डैनियल किसी और का बेटा है। तो इसका भी सिंपल आंसर है कि शेनहुई पार्क और शेंगचोल पार्क ने मिलके ही पूरी दुनिया के सामने ऐसा प्रेजेंट किया कि डैनियल उन्हीं का लड़का है। थियरी नंबर 4, जून गो न्यू सीक्रेट फ्रेंड्स। हमने अभी तक एंटायर लुकिज्म में गो के सिर्फ 3 ही सीक्रेट फ्रेंड्स को देखा है, लेकिन क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल नहीं आया कि इनके अलावा भी गो के और सीक्रेट फ्रेंड्स होंगे? वेल, इसकी हिंट हमें मैनेजर के मानवा में मिल जाती है। गो और जिनचोल पार्क की फाइट के दौरान वो लोग एक दूसरे से अच्छी खासी कन्वर्सेशन शेयर करते हैं, जहाँ पर ये बात भी निकलती है कि जिनचोल पार्क गो को अपने एरिस ग्रुप के अंदर शामिल करेगा, लेकिन गो इस तरीके से काम करने में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं होता। और जब ये फाइट आधी अधूरी ही रह जाती है एंड जिनचोल पार्क वहाँ से चला जाता है, उसके बाद गो को पता चलता है कि जिनचोल पार्क ने उसकी जेब में अपना एरिस का कार्ड रख दिया है। गो यहाँ पर स्माइल भी करता है और अगेन ना कहता है कि नहीं, मैं उस बुड्ढे के साथ कभी काम नहीं करेगा। तभी उसके पीछे खड़ा होता है यूशंग, जो गो का फैन होता है क्योंकि गो ब्लैक मार्केट का एक काफी जाना माना इन्फ्लुएंसर है। अब उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो हमें पूरी तरीके से दिखाई नहीं जाती, लेकिन इस मूवमेंट के कई सारे चैप्टर्स के बाद गो अगेन इसी स्टोरी लाइन के अंदर रिटर्न करता है और इस यूशंग नाम के बुड्ढे को बचाता है। शायद से ये चीज मैनेजर किंग के चैप्टर 181 में हुई थी, जब गो ब्लैक मार्केट के टॉप रैंक के बंदे टाइटन को बस एक कंघी से पेल देता है। मेरा मतलब है कि गो एक ऐसा बंदा है जो फालतू में किसी को बचाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन वो इस बुड्ढे यूशंग को बचाता है। और ऊपर से जिनचोल पार्क की उस कार्ड वाली ट्रिक से भी वो कुछ हद तक ऐसे इम्प्रेस होता है। तो इससे हम अंदाजा तो लगा सकते हैं कि शायद से गो के और भी सीक्रेट फ्रेंड
बन सकते हैं या फिर वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, बस हमें पता नहीं है। वैसे तो जिनचोल पार्क का गो का सीक्रेट फ्रेंड निकलना इस बात के चांसेस काफी कम है, लेकिन जरा सोच कर तो देखो, उसका जो एरिस नाम का ग्रुप है उसमें कभी भी मेंबर्स परमानेंटली नहीं टिकते। मैनेजर किम खुद भी थोड़े टाइम तक एरिस का पार्ट रह चुके हैं। इनफैक्ट सैमडक भी एक दिन 2 रात का मेहमान बन चुका है, तो गो क्यों नहीं, एक आध मिशन के लिए तो जून गो भी अगर एरिस को ज्वाइन कर लेता है तो मजे ही आ जाएंगे। इससे गो को फायदा ये होगा कि एक तो जिनचोल पार्क उसका सीक्रेट फ्रेंड भी बन जाएगा और गो भाई का ऑरा मिलिट्री तक फार्म हो जाएगा। बाकी वो बुड्ढा यूशंग तो है ही जो अपना सस्ता व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर चलाता है, और उसके अलावा भी गो के सीक्रेट फ्रेंड्स और हो सकते हैं। हमें अभी तक पीटीजे ने उनके बारे में खुलकर नहीं बताया, क्योंकि तभी तो वो सीक्रेट फ्रेंड्स है। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में।